गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए मैं मान करके चलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल फिट हैं और पढ़ने के मूड में हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अब हमारे इस पठन पाठन की प्रक्रिया में कुल मिलाकर के 3 लोगों की उपस्थिति दर्ज है, जिसमें सबसे पहले मैं, जिसको आप कह सकते हैं डॉक्टर आनंद सिंह, और दूसरी उपस्थिति है इस क्लासरूम में आप लोगों की, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट अप्रोच में मैं रखा गया और दूसरे में आप लोग रखे गए हैं। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा संवेदनशील है, आपको कंफ्यूज न करे कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कह रहा हूं, और आप समझ गए होंगे कि ये बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बल्कि आपके बारे में हो रही है। और इस क्लासरूम में एक तीसरा शख्स भी मौजूद है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट। यही कुल मिलाकर के 3 लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। एक रहा मैं, दूसरा आप लोग, और तीसरा पॉइंट है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, राइट। तो ऐसी स्थिति में ये आपका रहा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हालांकि आप लोगों को कभी कभी एक कंफ्यूजन होता होगा, और उस कंफ्यूजन का होना वाजिब भी है कि कभी आप लोग देखते हैं अकाउंटेंसी लिखा हुआ मिलता है, कभी कभी आप लोगों को अकाउंटिंग लिखा हुआ मिलता है, फिर कभी कभी आप लोगों को बुक कीपिंग लिखा हुआ मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो निश्चित तौर पर क्रिएट होता होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी भी तो कोशिश यही है कि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इन वर्ड्स के बारे में ना हो तो बेहतर है। तो आइए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरे संदर्भ में, आपके संदर्भ में, और चूंकि आपका सब्जेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन तो बड़ा भारी है। पूरा जीवन अगर हम लोग अपना समर्पित कर दें, इफ वी आर कंट्रीब्यूटेड होल लाइफ विथ आवर सब्जेक्ट, तो फिर भी आप समझते हैं कि हमारा जीवन इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, और भी कई बार जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा आप एक्सपीरियंस भी करेंगे। चलिए, तो जहां तक मेरे मामले में कुछ समझना और जानना है, मैं इन 3 बातों को क्यों शुरू किया, आप समझ सकते हैं कि तीनों एलिमेंट का पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना नेसेसरी है। अगर आपका टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है,
लेकिन आप तो कॉम्पिटेंट हैं, तो भी सब्जेक्ट का कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, क्या होगा? इसका मतलब है जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता, कुछ कमी रह जाएगी। टीचर कॉम्पिटेंट है, आप में वो एनर्जी लेवल नहीं है जो सब्जेक्ट को चाहिए, तो भी सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों कॉम्पिटेंट हैं तभी आप सब्जेक्ट की समझ रखेंगे। और देखिए हमारा जो पठन पाठन है उसका मूल ऑब्जेक्ट क्या है उसको आप जानिए कि मैं केवल पढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को विषय के प्रति एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट नहीं होगी, विषय को पढ़ लेने से, रट लेने से और मार्क्स ऑब्टेन कर लेने से, यहाँ तक कि जॉब में आ जाने से भी कोई बात बन सकती है, लेकिन पढ़ने में जो आनंद आता है वो नहीं आ पाएगा। तो आइए हम आपको अपनी बात शुरू करते हैं कि मैं फिलहाल कौन हूं। तो आधा तो आप समझते ही हैं कि मैं भी आपकी तरह ही एक ह्यूमन बीइंग ही हूं। तो मैटर है सब्जेक्ट के मामले में मैं क्या हूं। तो आप ये मान के चलिए कि मैं जीपी कॉमर्स कोचिंग का डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर ऑफ जीपी कॉमर्स कोचिंग। और आप ये मान के चलिए कि 30 इयर्स से भी ज्यादा समय से मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जब लोगों के दिमाग में कोचिंग शब्द ऐसे ही कदाचित आया करता होगा तो उसमें मैं एक अग्रणी भूमिका में था कि मेरे माइंड में ये बात पहले आई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 30 इयर्स से ज्यादा समय से मैं कोचिंग में कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं एज ए डायरेक्टर। और आप ये जानिए कि मैं डेली 8 से 10 घंटे तक पढ़ाता हूं। और एक उसमें ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा रही कि अनवरत कंटिन्यू मैंने पढ़ाया। कंटिन्यू ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ाता रहा। तो अगर ये देखा जाए कि मेरे पढ़ाने के घंटे और मुझसे पढ़ने वाले छात्रों के नंबर्स अगर वो काउंट हुए होते तो बहुत ज्यादा होते। आप ये न सोचिए कि मैं इसमें कुछ कोशिश कर रहा हूं कि अपने बारे में महिमा मंडन करें, ऐसी कोई मेरी अभिलाषा नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि आप ये जाने कि आपका टीचर वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड है। जो भी समय आपका लेगा उसमें आपको उसके बदले ज्यादा से ज्यादा दिया जाने का कोशिश किया जाएगा। और निश्चित तौर पर आप क्लास से जुड़ेंगे तो बहुत ही कम दिनों में ये महसूस होने लगेंगे कि यार वाकई में जो क्लास हमको मिल रहा है ये काबिले तारीफ है, और क्लास इसके तुलना में कहीं वो स्टैंड नहीं करती। ऐसा मेरा मानना है अपने क्लास के बारे में। आप अनुभव करेंगे तो उससे बेहतर क्या होगा। कंज्यूमर इज द बेटर सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। और जो भी मेरे पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो आप मान के चलिए कि बीकॉम, आप ये मान करके चलिए कि एमकॉम, आप ये मान करके चलिए कि नेट और जेआरएफ दोनों के तो एक ही क्लास होता है। टीजीटी, पीजीटी, स्टैटिकल ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सारे कोर्सेस मैं पढ़ा रहा हूं।
हाँ, एक बात आप ध्यान देंगे, इसमें तर्क वितर्क नहीं करने लगेंगे कि सर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तो 25 वर्ष पहले नहीं हुआ करती थी, तो आप कैसे पढ़ाते थे। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मैंने बीकॉम एमकॉम और इंटरमीडिएट को तो मान लीजिए कि साथ में पढ़ाता ही रहा। इनको सबसे पहले नेट जेआरएफ ये सब पढ़ा ही रहे थे, और टीजीटी पीजीटी को तब से पढ़ा रहा हूं जब से इसको पढ़ने की जरूरत महसूस हुई। अर्थात आपकी गवर्नमेंट इस तरीके की एग्जामिनेशन पद्धति को डेवलप किया। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को आप समझ लें कि पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए हैं। अभी पिछले ही बैच में, मेरा बैच 27 स्टूडेंट्स का था, जिसमें 25 स्टूडेंट्स कंप्लीटली सेलेक्ट हैं, माने फाइनल सिलेक्शन उनका हो चुका है। अब आप सोचिए कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस क्या है। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का मैं नमूना आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह इधर और उधर की हैं, क्योंकि दूसरा कोई तो पढ़ाता नहीं, तो क्या इधर और क्या उधर, मैं ही तो पढ़ाता हूं। तो कहानी ये होती है। इसके बाद ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के ऐसे ही रिजल्ट आते रहे, और ये आपका समझ लीजिए ऑडिटर, अकाउंटेंट, ये सब परीक्षाएं कभी कभार होती रहती हैं, तो मैं उनको पढ़ाता रहता हूं। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरे सिवा इस प्रयागराज में तो कोई और नहीं पढ़ाता, मैं ही पढ़ाता हूं। तो ये थोड़ी मोड़ी कहानी थी मेरे बारे में। थोड़ी सी और है कि इन सारे सब्जेक्टों के जो न्यूमेरिकल पेपर्स हैं, अब उसमें आप फाइनेंशियल अकाउंट को रख लीजिए, कास्ट अकाउंट को रख लीजिए, मैनेजमेंट अकाउंट को रख लीजिए, इनकम टैक्स को रख लीजिए, जीएसटी को रख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स को रख लीजिए, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रख लीजिए, और लास्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी रख लीजिए। ये सारे पेपर मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। ये सारे पेपर्स मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मैं ही पढ़ा रहा हूं। और दूसरी बात बता दें कि इन सब्जेक्टों पर, इन पेपरों पर आधे दर्जन से ज्यादा मेरी किताबें आपको बाजार में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। और किताब जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली वही रियलाइजेशन होगा जैसे कि कोई टीचर, और बेहतरीन टीचर, क्लास में बोल रहा हो। बिल्कुल वही रस, वही स्वाद आपको मिलेगा। ये कहानी तो रही मेरे बारे में। थोड़ी सी बात आपके बारे में भी होना आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको भी तो काफी नजदीक से समझता हूं, इसलिए कि आपके साथ ही तो पूरे दिन की मेरी दिनचर्या है। आपके बारे में तो मेरा केवल एक ही कहना है कि जिस भी पढ़ाई में आप लगे हैं, जिस भी पढ़ाई में आप लगे हैं, तो क्या उस पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन तो आपके माइंड में नहीं है, अल्टरनेट? अगर ऑप्शन है तो मेरा सुझाव यही है कि आप उस ऑप्शन में लग जाइए। इस पढ़ाई में बिला वजह अपना समय नष्ट मत करिए, नहीं तो यहां से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, ये मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं, न मेरा कहने का ऐसा कोई प्रयोजन है कि पढ़ाई के अलावा जीने के और रास्ते नहीं हैं। बेशुमार रास्ते हैं।
इस दुनिया में, और यदि आप चाहें तो उन रास्तों को अपना करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। और आपको तो मालूम भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा धन उसी के पास है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि आपने तो पढ़ा होगा कि विद्या के दो तरीके हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। ये कहानी है महोदय। विद्या की परिभाषा क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। इसका मतलब है कि अगर दिल लगा के पढ़ लोगे, बहुत बेहतरीन अच्छा से अच्छा पढ़ोगे, तो आपको इस दुनिया से विमुक्ति हो जाएगी। माने धन कमाने की जो अभिलाषा है वो दिनों दिन रिड्यूस होती रहेगी। जैसे जैसे आपका नेचुरल नॉलेज इंक्रीज करेगा, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन का अप्रोच माइंड से रिमूव हो जाएगा। हाँ, अगर आपने उतना ही पढ़ना चाहा जितने से जॉब ऑब्टेन हो सके, तो उस अध्ययन का नाम अविद्या है। अगर इसकी गोद में बैठेंगे तो आपको धन का अपार भंडार प्राप्त होगा और आपके मस्तिष्क में प्रतियोगिता का जन्म होगा। क्या पाऊं, कितना पा जाऊं, कितना संचय करूं, क्या क्या बनाऊं, आदि अभिलाषाएं आपके इर्द गिर्द ही जीवन में रहेंगी और दुनियादारी से आपका कोई मतलब नहीं होगा। आप ये न सोचना कि मैं कोई आध्यात्मिक प्रवचन देने वाला कवि हूं, यहां चला आया हूं। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि क्या आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की टेंडेंसी है, आप पढ़ना चाहते हैं, आदत है आपकी। अगर है तो फिर ये सेक्टर आपके लिए है। और अगर आपको जबरदस्ती जगाना पड़ता है कि उठो बेटा पढ़ो, तो मेरी राय है, सीधी सीधी राय है, स्पष्ट राय है कि आपको इस कार्य के अलावा कोई और कार्य करना चाहिए। उसका परिणाम आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। कोई जरूरी नहीं कि हर कोई पढ़े। जैसे हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई खेल नहीं सकता, तो निश्चित तौर पर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता। ये अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग गुण हैं जो अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बहुतायत लोग इसी के शरण में रहना चाहते हैं, दूसरे गुणों से वो दूर रहते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन को, अपॉर्चुनिटी को दूसरे सेक्टर में भी आजमाइश करनी चाहिए। चलिए, तो बात हो गई टीचर के बारे में, उससे लगे हुए स्टूडेंट के बारे में। अब हमारी आपकी बात शुरू होगी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है जिसको हम लोग पार्टिकुलरली पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इन छोटी मोटी कहानियों को मैं खत्म करता हूं और फिर आपको आगे ले चलता हूं। और मैंने ऊपर जैसा कि लिख रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो आइए आप देखिए, मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरह से विषय को पढ़ा जाए। पहले तो मैं एक सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ने की विधि को बताऊंगा, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आप ये जानिए कि इस समय जो मैं इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए, उसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा टारगेट है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं
जो इन छोटी मोटी परीक्षाओं में जो ऑल इंडिया एंट्रेंस होने जा रहा है, अकाउंटेंट की परीक्षा होने जा रही है, ऑडिटर की परीक्षा होने जा रही है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की होती रहती है, तमाम बोर्डों के द्वारा, इनके मद्देनजर सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहता हूं। इसका मतलब ये मेरा टीचिंग पार्टिकुलरली फोकस्ड है ऑल इंडिया एंट्रेंस जो बीकॉम के लिए होने जा रहा है, अंडर ग्रेजुएट। दूसरा, जो लड़के अकाउंटेंट वाली परीक्षा में अपने को अपीयर करना चाहते हैं, फॉर्म भर रखे हैं। तीसरा, वो सारे लड़के जो ऑडिटर वाला फॉर्म भरे हुए हैं। चौथे, उन लड़कों के भी काम का है जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की तैयारी करते हैं। इसका मतलब मेरा फोकस इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल इंडियन, और इसके बाद जो हमारी तमाम सारी सब्सिडियरीज बुक्स हैं, कैश बुक है, कैश अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाओगे आप, फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसमें बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, डिप्रीसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस वही जिसको आप बोलते हैं, डिप्रीसिएशन कही दिया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तमाम सारे चैप्टर, और साथ में पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन टॉपिकों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इनको मैं बहुत ही थोड़े समय में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, और आप पढ़ते समय महसूस करेंगे और पाएंगे कि आपको विषय तो ऐसे समझ में आया जैसे किसी प्रकार का कोई श्रम आपको नहीं करना पड़ा, और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रांग होगा। बिल्कुल कहीं से रटने रटाने की कोशिश नहीं होगी, पूरी तरह से समझने और समझाने की कोशिश होगी। ये मेरा आपसे वादा है, और ये बोर्ड पर आपको आज से ही और अभी से ही धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, जिसको आप महसूस करोगे। तो आइए महोदय, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ सिखाना चाहता हूं। देखिए, जरा सोचिए, ऐसे मान के किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट करें तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जरा मैं एक बार यह तो सोचूं कि अगर इस विषय की किताबें दुनिया में ना होती तो मैं क्या इसके बारे में सोच सकता था। क्योंकि आप एक माइंड में बात बनाइए कि जिन लोगों ने भी किताबें लिखी, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पेपर की, तो वो लोग सीधे तौर पर उस सब्जेक्ट के पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो फिर कैसे ये कार्य संभव हुआ? हाउ इट इज पॉसिबल? ये बिग वर्क हियर का ये तो तभी हो सकता है कि निश्चित तौर पर उनकी समझदारी ज्यादा रही होगी। इसका मतलब समझने की ही कोशिश किया जाए, बहुत पढ़ने की कोशिश न किया जाए, तो काम आसान होगा और बात समझ में आएगी। जरा एक बार विचार करिए कि आखिरकार ये लिखने पढ़ने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई होगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति तभी लिखता है जब उसको लगता है कि ये चीज मेरी मेमोरी से गायब हो सकती है। आप मिसाल के तौर पर सोचें, किसी ने कॉपी में जेब में लिख करके रखा है कि मेरे पिताजी का नाम ये है,
मेरे देश का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, मेरे प्रधान का नाम ये है, किसी ने लिख के जेब में रखा है। क्योंकि उसको यकीन और विश्वास है कि जब भी कोई पूछेगा हम बता लेंगे, तो मुझे याद है, आराम से बता लेंगे। और आप जरा सोचिए, अगर लोगों के पास कई सारे पिताजी होते, कई सारी माताजी होती, तो आप सोचिए, तो सबको एक डिटेल रखना पड़ता डायरी में, और उसमें लिखे रहते कि सुल्तानपुर वाले पिताजी का नाम यह है, उनका फोन नंबर यह है, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस यह है, और इसी तरह से प्रतापगढ़ वाली मम्मी का फोन नंबर यह है और उनका एड्रेस यह है। तो इसका मतलब ये बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब हमें रियलाइज हुआ कि इतनी सारी बातें तुम याद नहीं रह जाएंगी, तो हमने निश्चित तौर पर वही प्रक्रिया अपनाया जिससे वो हमें याद रह सके। तो लिखने की परंपरा का विकास हुआ होगा, ऐसा हम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपसे बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन और कीपिंग द रिकॉर्ड्स, मैं मान के चलता हूं कि ये सब साथ है साथ के मामले हैं, ऐसा मैं मान लूं। और आप भी मान सकते हैं कि जैसे जैसे आदमी होशियार हुआ होगा, सिविलाइजेशन को मैं होशियारी ही समझता हूं, और आप भी समझिए, कहा जैसे जैसे मनुष्य होशियार हुआ होगा तो उसको लिखने की जरूरत रियलाइज हुई होगी। इसका मतलब ये दोनों कार्यक्रम, बोथ द इंपॉर्टेंट वर्क आर स्टार्टेड विथ ईच अदर, एक साथ प्रारंभ हुए होंगे। और ये होशियारी और ये लिखने पढ़ने की प्रक्रिया दोनों एक साथ की प्रक्रिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रश्न पैदा होता है कि जब ये लिखने पढ़ने की प्रक्रिया पैदा हो ही गई, तो फिर एक प्रश्न पैदा हुआ कि आखिर क्या लिखें और कैसे लिखें। क्या लिखें से मतलब व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड, क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड हाउ इट विल बी रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड होगा। तो इसके बारे में समय बीतता रहा, पद्धतियां बनती रही, बिगड़ती रही, तरीके विकसित होते रहे, बनते रहे, बिगड़ते रहे, यही हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लिखने पढ़ने की जंग थी वो यहीं से चलती रही। समय धीरे धीरे बदलता रहा, हम होशियार होते गए, लिखने पढ़ने की पद्धति में विकास होता रहा। यदि हम इस संपूर्ण क्रियाकलाप को, जो टोटल प्रोसेस ऑफ द कीपिंग द रिकॉर्ड्स है, इसको हम दो भागों में बांटें, तो मैं एक डेट यहां लिख रहा हूं 1494, जो इस सब्जेक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। 1494 1494 का समय। अगर मैं इस संपूर्ण वर्किंग प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड करें, तो एक तो मैं कह सकता हूं इसके पहले बिफोर, राइट। देखिए, आज चूंकि पहला दिन है, थोड़ा सब्जेक्ट की न्यू आपके दिमाग में रखनी है, थोड़ा थोड़ा आपको हो सकता है उलझन महसूस हो, चूंकि आप पढ़े भी होंगे। लेकिन जब ही ये फाउंडेशन मेरा बन के तैयार हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपको पढ़ने का आनंद मिलने लगेगा।
तो बिफोर एंड आफ्टर मैं क्या चाहता हूं, इस संपूर्ण अकाउंटिंग प्रोसेस को दो भागों में डिवाइड कर दें, क्योंकि आप जानते हैं इसी समय काल से, ये जो कालखंड है 1494 का, ये हमारे कॉमर्स के अकाउंटेंसी के जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इसके हम पहले कैसे थे, इसके हम बाद में कैसे हैं, दोनों जानेंगे तो अच्छा लगेगा। आप जानते हैं पहले भी हम लिखते तो थे ही, ऐसा नहीं कि लिखते नहीं थे, पूरी तरह से लिखते थे और आज भी लिख रहे हैं, लेकिन दोनों मामलों में तौर तरीकों में डिफरेंस है। अरे भाई, कभी साइकिल से चलते थे, आज उस साइकिल में शब्द जोड़े मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से चलने लगे, साइकिल निकाल देंगे तो मोटर से चलने लगे। तो इसका मतलब है कि चलते तो थे, साइकिल के पहले भी पैदल ही चला करते थे काफी दूर दूर तक। तो इसका मतलब हमको जानकारी होनी चाहिए ना कि पैदल चलते थे तो कितना चलते थे, साइकिल से चलने लगे तो थोड़ा ज्यादा हम डिस्टेंस कवर करने लगे, फिर मोटरसाइकिल से चलने लगे तो हमारी सीमाएं और बढ़ गई, और मोटर से जब चलने लगे, साइकिल को भी छोड़ दिए, तो हमारे जो डिस्टेंस थे वो काफी दूर हो गए, जिसकी कल्पना मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि पैदल चलते थे या चलते थे पहले भी, आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे व्हीकल्स चेंज होते गए, हमारे मेथड्स चेंज होते गए, तो हमारे बिजनेस की जो एरिया थी वो इंक्रीज होती चली गई। और आप जानते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनीथिंग, particularly business here, you cannot do so what you want to do। तो बिना एरिया को बढ़ाए हुए आप वो नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो आइए 1494 के पहले क्या करते थे, जरा उस पर एक नजर डाली जाए। देखिए, इससे पहले हम लोग अकाउंटिंग के तमाम सारे तौर तरीके अपना रहे थे। उसमें एक था सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए, चूंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं, पूरा लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। और आप प्रयोग करते थे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये दो सिस्टम आप प्रयोग करते थे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम और सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम। थोड़ी सी कहानी बता दें कि हाउ यू आइडेंटिफाई अबाउट द सिस्टम, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे जानोगे कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम कौन प्रयोग करता है, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम को प्रयोग करने वाले लोग कौन से हैं। तो देखिए, आप ऐसे तमाम सारे बिजनेस जो बिजनेस रेवेन्यू अकाउंट बनाए, क्या बनाए, रेवेन्यू अकाउंट, और क्या बनाए, नेट रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाए, और कैपिटल अकाउंट बनाए, और जनरल बैलेंस शीट बनाए। आप ये मान करके चलें कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन डबल अकाउंटिंग सिस्टम को प्रयोग करते हैं। कौन सिस्टम प्रयोग करते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। कौन से लोग,
जो रेवेन्यू अकाउंट बनाएं, नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाएं, कैपिटल अकाउंट बनाएं और जनरल बैलेंस शीट बनाएं। अभी इस समय मेरे पास उतना समय नहीं है और न ही उचित है कि मैं ये अकाउंट कैसे होता है इनके बारे में बताऊं, लेकिन कभी बताएंगे जरूर, आपको जरूरत आने से पहले। अब जरा सोचिए, ये ऑर्गेनाइजेशन होते कौन से हैं? कहा इनके ऑब्जेक्ट समझ लें आप, कहा इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे केवल, मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेज। ये क्या चाहते हैं? ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इस्टेब्लिश्ड हुए हैं जिससे कि समाज को अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकें। ये समाज के हित के लिए इस्टेब्लिश्ड हुए हैं। कहा क्या कमाल सी बात करते हैं सर, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज के कल्याण के लिए इस्टेब्लिश्ड हुआ है? कहा बहुत सारे हैं, आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि ये झूठे कहे जा रहे हैं। जैसे आप देखें, वाटर सप्लाई कंपनी। अब आप बताओ, वाटर सप्लाई कंपनी जनता से रुपया कमा कमा के माला माल हो जा रही है। आपको तो मालूम होगा कितने सस्ते में पानी, यहां तक कि फ्री में सरकार वाटर सप्लाई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, रेलवे शॉर्टकट लिख रहे हैं। आप आज भी महसूस करते होंगे, अगर आपको प्रयाग से जौनपुर तक जाना हो तो 30-40 रुपए में पहुंच जाएंगे, और 40 रुपए में रिक्शा प्रयाग स्टेशन से अल्लाहपुर भी नहीं पहुंचाएगा। अब जरा सोच लीजिए महोदय कि रियली कितना सस्ता है। महसूस होता है कि नहीं सस्ता है, मतलब हम आप किसी भी तरीके को अपनाएं, इतने सस्ते में घर नहीं जा सकते और इतना सेफली। तो वाटर सप्लाई कंपनी, रेल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप कहेंगे अरे सर बिजली का बिल इतना जो है बढ़ गया, आप बता रहे हैं सब समाज कल्याण के लिए है। कहा समाज का कल्याण आपको तब महसूस होगा जब गांव में जाकर के देखेंगे 2-2, 4-4 समरसेबल फ्री में लोगों के चल रहे हैं, और अभी भी तमाम सारे लोग बिजली का बिल नहीं जमा करते, इंतजार करते हैं कि चुनाव आ रहा है, मुख्यमंत्री जी की कोई योजना आएगी, बिजली के बिल माफ हो जाएंगे। अर्थात जो लोग कैपेबल हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, दे डू नॉट वांट टू पे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब समझ सकते हैं आप, हाँ जहां लोग मजबूर हैं वहां जमा कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, मेरे देश के लोग बड़े ही काबिल तारीफ हैं, किसी को आप बेईमान नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि उनका इरादा गलत है। क्यों? आप देखते हैं कि वही सारे लोग दिल्ली जाकर मेट्रो में एक एक व्यक्ति टिकट लेता है, लेकिन जब एजे में बैठना होता है तो नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि व्यक्ति बिल्कुल ईमानदार है, कलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है। दिल्ली वाला, मेट्रो वाला सीरियस है, वो कलेक्ट कर ले रहा है। एजे वाला सीरियस नहीं है, कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स गवर्नमेंट शुड हैव इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ देयर रेवेन्यूज बाय द डिफरेंट सोर्सेस। अगर प्रोसेस बेहतरीन हो जाए तो मेरे देश का एक एक सिटीजन 100% ऑनेस्ट है। अगर प्रोसेस थोड़ा सा लूप होल्स दिखाए तो एक एक सिटीजन उतना ही गंभीर रूप से, अब आगे बोले तो अच्छा नहीं है, समझ गए होंगे। तो ये सब क्या है? दीज आर द organizations who want to improve the or facilitate the social system with a minimum price.
तो ये सारे लोग इनके ऑब्जेक्ट से क्लियर है, ये हैं कौन, ये मैंने लिख ही दिया है कि नहीं। तो आई थिंक यू आर क्लियर वेयर डबल अकाउंटिंग सिस्टम अप्लीकेबल। ये कहां अप्लीकेबल है आप समझ गए। बात आती है सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम की। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में कौन सा अकाउंट बनता है, इसी की जगह पर जहां ये रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं यहीं पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जब नेट रेवेन्यू बनाते हैं उसी जगह पर यहां प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और कैपिटल और जनरल बैलेंस शीट दोनों की जगह पर यहां पर बैलेंस शीट बनती है। जब ये बातें पढ़ाएंगे तो आप डिटेल में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी महोदय। आप ये जानिए कि अगर इस तरह के अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये जानिए कि सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है, और इस तरह से बन रहे हैं तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्रयोग हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दोनों सिस्टमों को जो जोड़ने का काम करता है उसमें जो देखो ये सिस्टम है और एक मेथड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दोनों पद्धतियों को जोड़ती है। इसका मतलब यहां भी यही लागू है और यहां भी यही लागू है। इसका मतलब इसी के डायरेक्शन पर ये काम करते हैं, इसी के डायरेक्शन पर ये काम करते हैं। इट मीन्स बोथ आर गवर्न्ड बाय द सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कहानी है। अब महोदय आपके माइंड में एक नई खुराफात पैदा हो गई, कहा वो क्या है। हाँ, यहां भी थोड़ा सा बता दें इनका ऑब्जेक्ट क्या है महोदय, क्योंकि उनके ऑब्जेक्ट को तो आप समझ गए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, और इनका ऑब्जेक्ट है मैक्सिमम अर्निंग। कहा मैक्सिमम अर्निंग किसकी, कहा ऑर्गेनाइजेशन की, और किसकी, पब्लिक की। पब्लिक वाले तो ये लोग हैं। तो मैक्सिमम अर्निंग किसकी महोदय, कहा उस ऑर्गेनाइजेशन की जो इस सिस्टम को प्रयोग में ला रहा है। तो इसका मतलब है अगर जीपी कॉमर्स कोचिंग अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करे या उन दिनों करती तो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम को करती जो सिंगल एंट्री सिस्टम से ऑपरेट होता, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट उन दिनों क्या होता, मैक्सिमम अर्निंग। सही बात तो यही है। लेकिन अगर जगत तारण इंटर कॉलेज वर्क करता, यूनिवर्सिटी वर्क करती, तो निश्चित तौर पर वह डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर काम करती, जिसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहे थे। चलिए इस बात को थोड़ी सी करके इतने पर ही विराम दे देते हैं, आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी अधूरी रह गई कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है। कहा सर एक बात बताएं, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है या अनकम्प्लीट कह लीजिए, यह अपूर्ण पद्धति है। अगर इसको हिंदी में कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, अपूर्ण पद्धति। कहा और एक बात बताएं, इस पद्धति में या यह पद्धति तीन पद्धतियों का मिश्रण है। रियली इट इज ए मिक्सचर ऑफ थ्री सिस्टम। कहा कौन कौन, कहा सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, और कहा एक सिस्टम और है जो लिखा पढ़ी में नहीं है, जिसको ही अपूर्ण कहते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग सिस्टम।
कहा इसमें होता क्या है वास्तव में। कहा आपको बताएं, ये जो सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये 3 बातों पर जोर देता है। ये करता क्या है, ये कभी कभी पूरी रिकॉर्डिंग करता है। कितनी? पूरी रिकॉर्डिंग माने कंप्लीट रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा, कभी कभी वन साइडेड रिकॉर्डिंग करता है। कहा और कहा कभी कभी कंप्लीटली लीव दैट, छोड़ देता है, कुछ नहीं लिखता। एक ही बिजनेस 3 तरीके को अपनाता है। कुछ मामलों को, ट्रांजैक्शन को पूरा लिख लेता है। पूरा मीन्स डेबिट क्रेडिट both the aspect are considered in complete recording. One-sided debit either credit, या तो डेबिट ही नोट कर लेगा या क्रेडिट नोट कर लेगा। एक एस्पेक्ट को कवर करेगा, दूसरे एस्पेक्ट को छोड़ देगा। और कहा तीसरा, दोनों को, डेबिट को भी छोड़ देगा, क्रेडिट को भी छोड़ देगा पूरी तरह से। जैसे बैड डेट, डिप्रीसिएशन की रिकॉर्डिंग बिफोर 1494 अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता था, लेकिन किसी को क्रेडिट सेल किया तो डेटर अकाउंट भी बनाया, सेल अकाउंट भी बनाया। किसी से कैश मिला तो कैश अकाउंट तो बना लिया, सेल छोड़ दिया। तो बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम था। इट वॉज वेरी कंप्लीटेड एंड अनसर्टेन सिस्टम। तो इसलिए महोदय, इस सिस्टम की जो डिमेरिट थी वो क्या थी? का इसकी डिमेरिट 2 थी। लोगों का इस पर रिलायबिलिटी, विश्वास नहीं था, और इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बिल्कुल संक्षिप्त में मैंने लिख दिया, आप समझ सकते हैं। देयर इज नो एनी यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग वर्क पार्टिकुलरली। आप खुद सोचो, कुछ लिखेंगे पूरा पूरा, कुछ लिखेंगे आधा तिहावा, कुछ पूरा छोड़ देंगे। आपके ऊपर कैसे यकीन किया जाए कि आपका तरीका क्या है? What is the exact way? What would be adopted by you in preparing the accounts or recording the transactions or passing the entry? आपका कोई तरीका ही क्लियर नहीं है। तो इसलिए सिंगल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम को लोग अनकंप्लीट सिस्टम के नाम से जानते थे। तो इसका मतलब जब इस पर लोगों का विश्वास नहीं था, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि बिफोर 1494 लोग बड़ा ही डिलेमा की पोजीशन में रहते थे, असमंजस की स्थिति में। और जो व्यापार की सीमाएं बढ़नी चाहिए थी, ट्रांजैक्शन के नंबर्स बढ़ने चाहिए थे, बढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए हम लोगों को एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी, हम लोगों को माने पूरी दुनिया को, एंटायर वर्ल्ड, कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता जो सबके लिए विश्वसनीय होता और आकाश पाताल यहां तक कि स्वर्गलोक में भी एक ही तरीके से ट्रीट होता।
यहाँ आकाश पाताल से, स्वर्गलोक से तात्पर्य है कि दुनिया के सभी देशों में जहां भी जो भी लिखा पढ़ी करे तो उसके तरीके इक्वल हो। तो आज की कहानी में यहीं पर विराम करता हूं। कल मैं आपको महोदय अपने दूसरे लेक्चर में आफ्टर 1494 से बात को स्टार्ट करूंगा और इन चीजों को थोड़ा हल्का सा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको हमारी बातें बेहतर लगी होंगी और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो फिर कल से हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।